नमस्ते एवरीवन। लेट्स डू रसायन विज्ञान, जो कि आगामी किसी भी एग्जाम के लिए बिहार में अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप इसको करके जाते हैं और कुछ और इसके पार्ट हैं जो हम डालने वाले हैं, तो उसको यदि आप करके जाते हैं तो इट विल एनॉर्मसली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। सो बी विथ मी and have some patience and bear it with me. I will provide it for you to get mastery on रसायन विज्ञान। थ्रू दिस बात ये है ना कि इसके थ्रू आप जो है जो वन लाइनर जहां से कंफ्यूजन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो चीजें आप कर सकते हैं। तो यहां से देखिए ना, रसायन विज्ञान का जो है सामान्य परिचय क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डू। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुण, संघटन, संरचना एवं उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, कहलाता है रसायन विज्ञान। रसायन शब्द की उत्पत्ति कीमिया शब्द से हुई है। कीमिया यही बाद में केमिस्ट्री बन गया, का अर्थ होता है काला रंग। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक लेवोजियर को कहा जाता है। यह क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स इन मल्टीपल टेस्ट और एग्जामिनेशंस हैव बीन आस्क्ड, सो बी केयरफुल। इसको याद रखें बहुत बार, क्योंकि ऐसे ऐसे वैज्ञानिक का नाम रहता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसको नहीं भूलना है। पदार्थ एवं उनकी अवस्थाएं, जो स्थान घेरता है जिसमें अपना द्रव्यमान होता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। मुख्यतः तीन होती है, वैसे 5 है। पदार्थ को चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा। यह क्वेश्चन भी बीपीएससी पूछ चुका है। पृथ्वी पर ज्ञात सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। तत्व, यौगिक और मिश्रण क्या होते हैं, दैट वी आर गोइंग टू सी। पदार्थ जिसे किसी भी विधि द्वारा विभाजित नहीं किया जा सकता है, तत्व कहलाता है। तत्व के उदाहरण है कार्बन, सोना, हाइड्रोजन। अब तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 18 है। सबसे उच्च गलनांक वाला तत्व है कार्बन। कृत्रिम रूप से निर्मित पहला तत्व है प्लूटोनियम। 2 या 2 से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाने से बनता है यौगिक। मान लीजिए कि जो ये हमारा जो H2O होता है ना, सपोज H2O है, H2O, तो आप देखिएगा कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलके जल बनाते हैं। तो ये एक निश्चित रेशियो हो जाता है। आई होप यू गॉट कि हम क्या बोल रहे हैं। फर्दर वी सी, आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखते हैं कि जल उदाहरण है किस चीज का, वही चीज दे दिया है यौगिक का। ठीक, 2 या 2 से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में, किसी भी रेशियो में यदि आप मिक्स कर देते हैं तो वो हमारा मिश्रण कहलाता है। जैसे कि वायु है, वायु जो है मिश्रण का उदाहरण है। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं किंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता है, समांगी मिश्रण कहते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें 2 या 2 से अधिक अवयव उपस्थित होते हैं तथा उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, विसमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि पानी में जो है शराब को यदि मिक्स कर दिया जाता है, यू कैन नॉट सी कि वेयर आर दिस 2 एलिमेंट्स और पार्टिकल, बट यदि हम मान लीजिए कि बालू मिला दे और उसमें हम पत्थर मिला दे तो दिख जाता है कि कहां पे है। तो ये विसमांगी मिश्रण कहलाता है। मिश्रणों का पृथक्करण कैसे किया जाता है, द्रवों के मिश्रण को अलग करना आसवन कहलाता है। इस टर्म को याद रखिएगा, आसवन बहुत बार पूछता है। समुद्र की जल एवं अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है आसवन विधि द्वारा। ठीक है। अल्कोहल जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है आसवन विधि द्वारा। किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन कहलाता है ऊर्ध्वपातन। कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड आदि पदार्थ शुद्ध किए जाते हैं ऊर्ध्वपातन विधि से। वाष्प का द्रव में परिवर्तन कहलाता है संघनन।
मान लीजिए कि जो बारिश होता है ना, तो बादल क्या होता है, जो संघनन की क्रिया से वाष्प रहता है और वो क्या हो जाता है, द्रव में परिवर्तित होता है। फिटकरी द्वारा गंदे जल का उपचार करने की प्रक्रिया स्पंदन कहलाता है। ये भी एक क्वेश्चन है ये। एक घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों या अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया कहलाता है प्रभाजी आसवन। ठीक, घुलनशील मिश्रण को उसके घटकों अंशों में आसवन के द्वारा पृथक्करण की प्रक्रिया को प्रभाजी आसवन कहते हैं। इसी के थ्रू आप देखते होइएगा कि जो मतलब कि जो न्यूज आता है, भूगर्भ से निकले गए खनिज तेल से शुद्ध पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल आदि पृथक किया जाता है प्रभाजी आसवन से विधि से ही। ये बहुत बार पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप नहीं कहते कि इग्नोर नहीं कर सकते वरना आपका मार्क्स ले डूबेगा। ये परमाणु एवं अणु, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है। डाल्टन के अनुसार पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों, अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? डाल्टन ने। कब किया? तो 1803 में किया। यौगिक की सबसे छोटी इकाई अणु होती है। परमाणु के नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाभिक की त्रिज्या होती है 10 के पावर -15 मीटर। परमाणु की त्रिज्या होती है 10 के पावर -10 मीटर। परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। तो ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप बीपीएससी दे रहे हो, दरोगा दे रहे हो, पीसीएस किसी भी एग्जाम दे रहे हो, या फिर कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, in that examination this is going to be so much helpful for you, so please watch it. परमाणु के 3 मौलिक कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। हीलियम के नाभिक में होता है प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। ठीक, प्रोटॉनों एवं न्यूट्रॉनों की कुल संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछ चुका है बीपीएससी। एक तत्व के परमाणु में प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ये भी बीपीएससी का क्वेश्चन है। नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है परमाणु संख्या के। ये जो यहां से लेकर यहां तक किए ना, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है दोस्तों। सो इसको आपको करना बहुत बहुत जरूरी है। आपको लग रहा होगा कि ये कितना छोटा क्वेश्चन है, बट दिस विल गिव यू मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन। प्रोटॉन का नामकरण किया था रदरफोर्ड ने। ठीक है, प्रोटॉन की खोज, ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 में किया था। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1897 में किया था। न्यूट्रॉन की खोज जैक चैडविक ने 1932 में किया था। प्रोटॉन होता है क्या? धन आवेशित कण, इसमें प्लस आयन होता है। इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित कण, नेगेटिव आयन इसमें होता है। न्यूट्रॉन होता है आवेशहीन कण। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है शून्य। हाइड्रोजन में अभी हाल ही में हम एक एग्जाम दिए थे, इसमें एक क्वेश्चन पूछ दिया था। किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या का। ठीक, उसका जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये वो तय करता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। सो इसलिए इलेक्ट्रॉन संख्या बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछते रहता है। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का होता है 1840 गुना। कैन यू इमेजिन? लगभग इतना के बराबर। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का अनुपात होता है 1837, मतलब वही 1840 के आसपास। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन। पॉजिट्रॉन एक धन आवेशित कण है। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था 1932 में। न्यूट्रॉनों है द्रव्यमान वो आवेश रहित कण। न्यूट्रॉनों मतलब ये न्यूट्रल है, द्रव्यमान वो आवेश रहित कण। ना इसमें ना पॉजिटिव आयन है, ना नेगेटिव आयन है, ना ही इसमें क्या है, ना इसमें मास है। ठीक है। न्यूट्रॉनों की खोज पाउली ने किया था 1930 में। फोटोन होते हैं ऊर्जा के बंडल। परमाणु, देखिए जो लाइट जो हम लोग सूर्य से प्राप्त करते हैं ना, तो वो फोटोन का बंडल ही होता है, इसलिए उसको ऊर्जा बंडल कहते हैं। परमाणु विद्युत होता है उदासीन, विद्युतः उदासीन होता है परमाणु, मतलब इलेक्ट्रिकली वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है।
कक्षा एवं उप कक्षा क्या होता है। यहां से जब क्वेश्चन पूछता है कि लगभग बच्चा केमिस्ट्री ठीक से नहीं पढ़ा रहता है और घबरा जाता है। इलेक्ट्रॉन जिस वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं वह कहलाता है कक्षा या सेल। मान लीजिए कि ये हमारा नाभिक हो गया और इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर ऐसे ऐसे चक्कर काटते रहता है, ठीक। तो इसी जो कक्षा को जो है अलग अलग कक्षा होता है उसको हम लोग सेल या फिर कक्षा कहते हैं। कक्षा को निरूपित किया जाता है KLMNOP द्वारा, ठीक, याद रखिएगा। नाभिक के जो समीपक्ष कक्षा है, नाभिक के जो सबसे नजदीक होता है वो के से शुरू होता है, ठीक, के होता है। समीपक्ष कक्षा की ऊर्जा होती है सबसे कम। सबसे कम इसलिए होती है कि जो नाभिक के सबसे नजदीक है वो अगर नाभिक में जाके अगर मर्ज करता है तो सबसे कम एनर्जी मतलब वो विस्फोट करेगा, और यहाँ पे जो सबसे दूरस्थ क्यू पे जो रहेगा वो अगर नाभिक में आके यदि मर्ज करता है तो विस्फोट बहुत बड़ा होता है। समीपक्ष कक्षा की ऊर्जा होती है सबसे कम। उपकक्षा को दर्शाया जाता है SPDF से। ये लोग जो हैं आप देखिएगा कि जो कक्षा है वो KLMNOPQ से दर्शाया जाता है, और SPDF जो है ये छोटा है, मतलब ये स्मॉल लेटर है। याद रखिए कि उपकक्षा स्मॉल लेटर से। परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन संयोजन करता है दूसरे इलेक्ट्रॉन से, तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम 8 हो सकती है। परमाणु के भीतरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि कोर में होता है इसलिए कोर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। समस्थानिक एवं संभारिक क्या होता है, यहां से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। वे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु परमाणु भार भिन्न भिन्न होता है कहलाते हैं समस्थानिक। परमाणु संख्या समान होते हैं, परमाणु भार डिफरेंट होते हैं, ठीक। परमाणु संख्या यानी कि नंबर तो समान होता है लेकिन वेट जो है असमान होता है, तो उसको समस्थानिक कहेंगे, ठीक है। लेट अस सी फर्दर। वे तत्व जिनकी परमाणु द्रव्यमान समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं संभारिक। अच्छा, संभारिक क्या होते हैं कि परमाणु द्रव्यमान तो समान होता है किंतु क्रमांक जो है भिन्न होता है। ये चीज नोट करने वाली बात है। इसलिए नोट करने वाली बात है कि एग्जाम में ना सर आप बहुत कंफ्यूज रहोगे इस चीज को लेकर। समस्थानिकों की खोज की थी सोटी ने। समस्थानिक फास्फोरस 32 का प्रयोग किया जाता है ल्यूकेमिया यानी चर्म रोग के उपचार में। रेडियो समस्थानिक आर्सेनिक 74 का उपयोग किया जाता है ट्यूमर खोजने के लिए। समस्थानिक आयोडीन 131 का प्रयोग होता है थायराइड ग्रंथि के कैंसर के इलाज में। समस्थानिक यूरेनियम 235 का प्रयोग किया जाता है चट्टान की आयु ज्ञात करने में। सर्वाधिक समस्थानिक वाला तत्व है पोलोनियम, इसके सबसे ज्यादा समस्थानिक हैं। रेडियो सक्रियता से भी क्वेश्चन आते हैं। स्वतः विघटित होकर विकिरण उत्सर्जित करने वाले तत्व कहलाते हैं रेडियो सक्रिय तत्व। 4 सामान्य रेडियोधर्मी तत्व हैं जो कि आमतौर पर नाम इसका आते रहता है न्यूज में या फिर किसी भी बुक में। यूरेनियम होता है, रेडियम होता है, पोलोनियम होता है और थोरियम होता है। थोरियम भारत में बहुत है। तो रेडियोधर्मी तत्व उत्सर्जित करते हैं क्या? अल्फा, बीटा एवं गामा किरणें। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेक्यूरेल ने किया। हेनरी बेक्यूरेल ने किया, इसको याद रखिएगा। रेडियो सक्रियता का मात्रक होता है क्यूरी। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है जीएम काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है जीएम काउंटर से। अल्फा, बीटा व गामा। अल्फा, बीटा व गामा में विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं केवल गामा किरणें में। अच्छा, इन सब में अल्फा से बहुत बार क्वेश्चन पूछ देता है कि ये धनावेशित है कि ऋणावेशित है। सो यहां से ना आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अल्फा, बीटा व गामा में से विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सा होता है? तो वो हमारा केवल गामा किरण ऐसा है जो कि विद्युत चुंबकीय तरंग उसमें होता है, केवल गामा में होता है। अच्छा, गामा किरणों का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था, ठीक है। गामा किरणों के खोजकर्ता थे हेनरी बेक्यूरेल। वेधन क्षमता सबसे अधिक तथा तरंग दर्द सबसे कम होता है गामा किरणों में।
मतलब कि जिसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है उसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होगा। ठीक है। कोबाल्ट 60 रेडियो एक्टिव समस्थानिक है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणों को। कोबाल्ट 60 से उत्सर्जित गामा किरणों का प्रयोग होता है कैंसर के इलाज में। रेडियम की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरे एवं मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। रेडियम प्राप्त किया जाता है पीच ब्लेंड नामक यूरेनियम अयस्क से। ठीक। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग द्वारा। देखिए, जीवाश्म को रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा, ठीक, और चट्टानों को यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। और पेड़ों की आयु जो है उसमें जो वलयकार होता है, जब काटने के बाद जो उसमें वलय दिखता है, उसके आधार पे हम लोग ज्ञात करते हैं। ठीक है। नाभिकीय विखंडन या संलयन, यहां से तो पूछिए मत भैया कितना क्वेश्चन आता है। हमारी नाभिक का दो लगभग बराबर खंडों में, लगभग इक्वल पार्ट में विभक्त होता जब दो भारी नाभिक होता है और लगभग बराबर खंडों में बट जाता है तो नाभिकीय विखंडन कहलाता है। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन ही सबसे उसमें भारी वाला चीज होता है। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होती है नाभिकीय विखंडन में। ठीक। ये अनियंत्रित होता है। नाभिकीय विखंडन में अनियंत्रित होता है। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम में प्रयोग होने वाला तत्व है यूरेनियम 235 एंड प्लूटोनियम 239। प्रथम परमाणु बम बनाया गया था रॉबर्ट ओपेनहेमर द्वारा। अभी हाल ही में एक बॉलीवुड मूवी आई है, इसके ऊपर बहुत चर्चा हुआ था, क्योंकि इसमें गीता का जो कुछ श्लोक है कि मैं ही विध्वंसक हूं, मैं ही क्रिएटर हूं, ऐसा करके कुछ लाइन फेमस हुआ था और चर्चा में था। दो या दो से अधिक हल्के नाभिक का आपस में जुड़कर एक भारी और अस्थायी नाभिक बनने की प्रक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन की क्रिया पर। यह क्वेश्चन हाल ही में एक एग्जाम दिए थे, उसमें भी ये पूछा गया था। हाइड्रोजन बम विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर द्वारा 1952 में। नाभिकीय परमाणु रिएक्टर, नाभिकीय या परमाणु रिएक्टर होता है आणविक भट्टी। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर बनाया गया था एनरिको फर्मी द्वारा 1942 में शिकागो में। शिकागो कहां पे है? अमेरिका में है, यूएसए में है। प्रथम भारतीय नाभिकीय भट्टी है अप्सरा। जो भारतीय प्रथम नाभिकीय भट्टी है उसका नाम है अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट या भारी जल का। ये क्वेश्चन पूछता है। रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है कैडमियम बोरॉन की छड़ को। नियंत्रक छड़ के रूप में कैडमियम और बोरॉन के छड़ को प्रयोग किया जाता है। रिएक्टर में शीतलक के रूप में प्रयोग होता है D2O हेवी वाटर भारी जल एवं द्रव सोडियम लिक्विड सोडियम का प्रयोग किया जाता है। भारत के नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता है यूरेनियम 238। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन क्या है? तो वो है हमारा थोरियम। न्यूक्लियर बम बनाने में उपयोग किया जाता है यूरेनियम का। ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र तारापुर है। पूछता है कि तारापुर परमाणु संयंत्र कहां पर है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है। अच्छा, मोल संकल्पना, पदार्थ की मात्रा मोल होती है, तो मोल कैसे कैसे क्या होता है वो देखते हैं। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 का। समझ, एक मिनट रुके, थोड़ा सा कलर जो है ना कलम का थोड़ा डार्क होना चाहिए। मान लीजिए कि ये ठीक है। किसी पदार्थ की वह मात्रा जिसमें उतने ही कण उपस्थित होते हैं जितने कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है कहलाता है 1 मोल। ठीक है।
1 मोल कहलाती है। सिंपल सा परिभाषा है, उसको बस एक बार देख लीजिएगा, वहां से बहुत कम क्वेश्चन पूछता है। 1 मोल बराबर होता है, ये चीज आप याद रखने वाली जरूरी बात है। ठीक, 1 मोल क्या होता है? 1 मोल होता है 6.022 गुणे 10 के पावर 23। ठीक, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है? 6.022 गुणे 10 के पावर 23, इसी को अवोगाद्रो संख्या भी कहते हैं। ठीक, 1 ग्राम मोल पदार्थ में उपस्थित अणुओं की संख्या कहलाती है अवोगाद्रो संख्या। कार्बन के 6.022 गुणे 10 के पावर 23 परमाणुओं का भार होता है 12 ग्राम, जो परिभाषा में दिया गया था। ठीक है, अच्छा, बॉयल एवं चार्ल्स के नियम, तो बॉयल का नियम भी पूछता है, चार्ल्स के नियम भी पूछता है। कंफ्यूज, व्हाट कलर शुड आई चूज? या दिस इज गुड। बॉयल के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के का व्युत्क्रमानुपाती होता है, ये बॉयल का नियम है। चार्ल्स के नियम के अनुसार स्थिर दाब पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके परम ताप समानुपाती होता है। बॉयल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर। ठीक, और चार्ल्स का नियम लागू होता है नियत दाब पर। तो बेसिकली यही दो डिफरेंस है। नियत जब दाब होगा तो हमारा चार्ल्स होगा, और नियत ताप होगा मतलब सीटी होगा तो बॉयल होगा। बॉयल का मतलब कांस्टेंट जो टेम्परेचर होगा तो बॉयल होगा, और कांस्टेंट प्रेशर होगा सीपी होगा तो हमारा चार्ल्स होगा। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस पर। सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं। परम शून्य ताप इसीलिए इसको बोला जाता है। ठीक है, -273.15 डिग्री सेल्सियस। सामान्य ताप व दाब पर गैसों की 1 ग्राम अणु का आयतन होता है 22.4 लीटर। ठीक, एक गैस जो बॉयल के नियम, चार्ल्स के नियम तथा एवोगाड्रो के नियमों का पूर्णतः पालन करती है कहलाती है आदर्श गैस। मतलब ये वो आइडियल गैस है जो ये तीनों रूल को फॉलो करता है, उसको आदर्श गैस कहते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है गैस की मोलों की संख्या पर। आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर nRT होता है, 11th क्लास में हम लोग पढ़े थे। गैसीय समीकरण PV टू nRT। R क्या प्रदर्शित करता है? तो R एक मोल गैस को प्रदर्शित करता है। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। यहां से क्वेश्चन हर साल पूछता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ के भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक गुण एवं अवस्था में नहीं। रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ प्राप्त होता है जो मूल पदार्थ से रासायनिक एवं भौतिक गुणों में पूर्णतः भिन्न होता है। दूध से दही जमना, मान लीजिए कि दूध था वो दही बन गया, तो फिर दही को आप दूध कर नहीं सकते। लोहे में जंग लगना, जब लोहा में जंग लग गया तो उसको झाड़िएगा तो सब जंग झड़ जाएगा, फिर उसको आप लोहा नहीं बना सकते। बनाने के लिए आपको जो है, क्योंकि वो तो क्षरण विधि से वो खत्म हो गया रहता है, तो वो नहीं रिवर्स नहीं हो सकता है बेसिकली। मोमबत्ती का जलना तथा जल का अपघटन किसका उदाहरण है? ये सब जो है रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण है। शक्कर का पानी में घुलना, जलवाष्प में परिवर्तन, पानी का जमकर बर्फ बनना, ये सब क्या है? ये सब जो है भौतिक परिवर्तन है। ठीक, दूध से क्रीम अलग करना, दही से मक्खन निकालना, ऊर्ध्वपातन तथा मोम गलना किसका उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का। जल अपघटन में उत्पन्न ऊर्जा होती है ऊष्मा के रूप में। ऑक्सीकरण एवं अवकरण, भैया इसको रट लेना, यहां से क्वेश्चन आता है। वे अभिक्रियाएं जिनमें पदार्थ ऑक्सीजन या विद्युत ऋणात्मक तत्वों से संयोग करता है कहलाता है ऑक्सीकरण। लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत तथा तांबे पर हरी परत चढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तत्व या यौगिक द्वारा रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया कहलाता है ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? मतलब इलेक्ट्रॉन चला गया तो ऑक्सीकरण होगा, ऑक्सीजन आएगा इसमें, इसीलिए अभिक्रिया होता है।
ठीक। तत्व या यौगिक रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण या प्राप्त करने की प्रवृत्ति कहलाती है अवकरण या अपचयन। ठीक, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। पुरानी किताबों का कागज भूरा हो जाता है सेलुलोज के अवकरण के कारण। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तभी उसे दूसरा ग्रहण करता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, त्याग करता है, और दूसरा उसी समय ग्रहण करता है, तो उसको रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जंग लगना उदाहरण है रेडॉक्स अभिक्रिया का। ये तो रिडक्शन है, रेडॉक्स लिख रहा है। तो जंग लगना क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। ये भी आई है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। श्वसन में शर्करा होता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण विधि द्वारा शर्करा होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है ऊर्जा का। धातु एवं उसके गुण। धातुएं होती हैं ऊष्मा एवं विद्युत के सुचालक। धातुओं का घनत्व एवं गलनांक होता है उच्च। धातुओं का घनत्व एवं गलनांक उच्च होता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र धातु है पारा। हाइड्राजीरम बोलते हैं उसको, Hg उसका सूचकांक है। क्विक सिल्वर कहलाता है पारा। पारा का निष्कर्षण किया जाता है सीने बार से। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ओस्मियम। सबसे कठोर धातु है प्लैटिनम। सफेद सोना कहलाता है, प्लैटिनम को सफेद सोना कहा जाता है। यह क्वेश्चन बीपीएससी पूछा था। सबसे विषैली धातु है प्लूटोनियम। धातुओं का निष्कर्षण होता है अयस्क से। सर्वाधिक प्रत्यास्थ धातु होता है स्टील। पृथ्वी की भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु है एल्यूमिनियम। दूसरा लोहा है। ठीक, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा कि सबसे अधिक पाया जाता है एल्यूमिनियम और दूसरा नंबर पर लोहा है। अच्छा, स्टील आप देखते हैं आजकल हर चीज में स्टील का प्रयोग किया जाता है। क्यों? मजबूती के लिए। ठीक, जब लोहा में कार्बन मिला दिया जाता है तो वो स्टील कहलाता है। जितना ज्यादा कार्बन रहेगा उतना ज्यादा वो मजबूत रहेगा, और इसलिए स्टील का प्रयोग किया जाता है क्योंकि वो ज्यादा से ज्यादा, वो तो एक प्रत्यास्थता है, लंबा किया जा सकता है, वो मजबूत रहता है उसके साथ ही साथ। इसलिए पृथ्वी पर सबसे कम पाई जाने वाली धातु क्या है? स्टेटिन है। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन। दूसरा है सिलिकॉन। धातुओं का वह गुण जिससे उन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है तन्यता, मतलब तान दिया जाता है, तन्यता कहलाता है। धातुओं का वह गुण जिससे पीट कर चादर शीट में परिवर्तित किया जाता है कहलाता है आघात वर्ध्यता। सबसे आघातवर्ध धातु होता है सोना, मतलब इसको सबसे ज्यादा जो है, ठीक, इसको पीटा जा सकता है, आघात इस पे किया जा सकता है। आशा की धातु कहलाती है यूरेनियम। ठीक, मेटल ऑफ होप। क्यों? क्योंकि यूरेनियम जो है हम लोग उसको फ्यूचर एनर्जी के रूप में देख रहे हैं, इसलिए आशा की धातु कहा जाता है। भय की धातु क्या है? प्लूटोनियम। प्लूटोनियम क्यों भाई? क्यों? क्योंकि प्लूटोनियम जो है खतरनाक होता है। भविष्य की धातु कहलाता है टाइटेनियम। ठीक, चाकू से काटी जा सकने वाली प्रमुख धातु क्या क्या है? तो सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है। सोडियम की अधिकता से क्या होता है? तो हमारा बीपी बढ़ जाता है, रक्तचाप हो जाता है। आप देखिए कि नमक में क्या होता है? सोडियम। ठीक, और सोडियम युक्त नमक हम लोग खाते हैं तो बढ़ जाता है रक्तचाप। सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11। सोडियम की खोज हम्फ्री डेवी ने 1807 में किया था। सोडियम का संग्रहण किया जाता है मिट्टी के तेल से। मिट्टी के तेल में वो बहुत विस्फोटक होता है। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? तो हाइड्रोजन। VVI है ये, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक, H2 को जल में डालने पर कौन सा गैस मुक्त होती है? सॉरी, Na ना होता है, Na को जल में डालने पर, मतलब H2O में डालने पर H2 निकलता है। पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में प्रयोग होता है सोडियम परऑक्साइड का। ठीक, पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद
हवा को शुद्ध करने में प्रयोग होता है सोडियम पेरोक्साइड। आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो एक किस्म का अलग ही उसमें सेंट आता है, तो उसी को हम लोग जो है सोडियम पेरोक्साइड कहते हैं। सोना एवं चांदी, सोना एवं चांदी धातुओं का राजा कहलाता है सोना। मतलब ये होता है क्या कि किंग ऑफ मेटल्स। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, ठीक। आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट सोने का। आभूषण बनाया जाता है 22 कैरेट सोने का नहीं, उससे थोड़ा कम का। हाँ 22 कैरेट का भी बना मतलब आमतौर पर 22 का, लेकिन लोग उससे कम का भी बनवाता है। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। कृत्रिम सोना कहलाता है रोल्ड गोल्ड। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है। रोल्ड गोल्ड मिश्र धातु है तांबा एवं एल्यूमिनियम का। सोने के आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए उसमें मिलाया जाता है तांबा, ठीक। सोना का लैटिन नाम होता है औरम, इसका सूचक है एयू। झूठा सोना यानी बेवकूफों का सोना या फिर फूल्स गोल्ड कहा जाता है आयरन सल्फाइड एवं आयरन पाइराइड को। ये भी एक क्वेश्चन है। सोने को घोला जा सकता है सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। चांदी का लैटिन नाम क्या है? अर्जेंटम, एजी, ठीक। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक चांदी है। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, बहुत बार। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है सीमा, सॉरी सीसा, नॉट सीमा। अच्छा, हॉर्न सिल्वर कहलाता है क्या? सिल्वर क्लोराइड। कृत्रिम वर्षा के लिए देखिए ये ना अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझे। ये क्वेश्चन इस बार आ ही जाएगा, समझिए कि आ ही रहा है बीपीएससी में। बीपीएससी 69th में ये जो है क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना है, क्योंकि आजकल जो है ना इस पे बहुत सारे देश मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू इसका प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। कि आने वाले समय में कैसे हम कृत्रिम रूप से बारिश करवा सकते हैं। तो इसमें कौन सा तत्व प्रयोग किया जाता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है जनरल स्टडीज में। सिल्वर आयोडाइड, ठीक, एजीआई। एजीआई मतदान के समय मतदाताओं की अंगुली पर निशान लगाया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का, ठीक। दोनों में डिफरेंट है, वह है सिल्वर आयोडाइड, यह है सिल्वर नाइट्रेट का। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? सिल्वर नाइट्रेट के घोल से, ठीक। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है नाइट्रिक अम्ल, HNO3 का। चांदी की सतह को काला कर देती है ओजोन गैस। धातुएं एवं उसके गुण। अधातुएं होती हैं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक। अधातुएं होती हैं विद्युत एवं ऊष्मा की कुचालक। अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाने वाला एकमात्र अधातु है ब्रोमीन। और याद रखिएगा धातु क्या है? तो हमारा Hg है, जो अभी हम लोग पढ़े थे। हाइड्रोजन पारा होता है, ठीक। पीड़ा नाशक के रूप में, मतलब दर्द हो रहा हो तो इसका प्रयोग किया जाता है ब्रोमीन का। कैसे किया जाता है? आई डोंट नो। ठोस वाष्पशील अधातु है आयोडीन। ये ठोस है और वाष्पशील है, मतलब ये ऐसे खुला में छोड़ दीजिएगा तो उड़ जाएगा। ये किसी अधातु में धातुई चमक पाई जाती है। किस धातु में? किस अधातु में धातुई चमक पाई जाती है? मतलब आयोडीन क्या है? एक अधातु है, लेकिन इसमें जो चमक है वो धातु की तरह होती है। सबसे भारी गैसीय अधातु तत्व है रेडॉन। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत 78% है, बहुत बार पूछा है। वायुमंडल गर्म होता है संवहन विधि द्वारा। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लगभग होता है राइजोबियम। राइजोबियम पाया जाता है दलहनी पौधों की जड़ों में, ठीक। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल या सांड के बीज को रखा जाता है द्रव नाइट्रोजन में, ठीक। ये भी एक क्वेश्चन है, ये बीपीएससी पूछ चुका है, फिर पूछ देगा। अमोनिया NH3 है, नाइट्रोजन का यौगिक। अमोनिया का निर्माण किया जाता है हैबर विधि द्वारा। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। श्वेत या पीला फास्फोरस को स्वतः
जलने से बचाने के लिए इसे कहाँ रखा जाता है? तो जल में डुबाकर। तो देखिए, किरोसिन में डुबाकर सोडियम को रखा जाता है और फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक, दिया सलाई में प्रयोग होता है लाल फास्फोरस। ये चीज बीपीएससी पूछ चुका है। युद्ध के समय युद्ध के समय धुएं का पर्दा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फॉस्फीन का प्रयोग किया जाता है। आप देखते होइएगा कि जब हम लोग मूवी देखते हैं या फिर सच में वैसा होता होगा कि धुआं का क्या होता है, गोला इसे फेंक दिया जाता है और कहता है सब कि कवर मी, मतलब कि उसको सपोर्ट करे ताकि वो आगे से जाके फायर करे। चूहा के विष के रूप में प्रयोग होता है जिंक फॉस्फाइड का। एक बार खैलन तगेलन चूहू ये जो प्रचार करता है, तो चूहा में क्या होता है? तो जिंक फॉस्फाइड का। ठीक, वीवीआई क्वेश्चन है ये। सड़े हुए अंडे के समान गंध आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से। हाइड्रोजन सल्फाइड से सड़े हुए अंडे की गंध आती है। ठीक है। कृत्रिम दुर्गंधित पदार्थ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिल एसीटेट का। डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है ईस्ट का, जो कि हम लोग पढ़ते कहाँ पे? बायोलॉजी में। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है। ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए, ठीक, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है मुलायम और लचीला बनाने के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम कहलाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। पेट की अम्लता को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। कार्बन एवं उनके यौगिक। कार्बन होता है एक अधातु। कार्बन एक अधातु होता है। कार्बन का परमाणु संख्या होता है 6। ये क्वेश्चन पूछता है। कार्बन में ये भी पूछ चुका है। कार्बन में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4। कार्बन का परमाणु भार होता है 12। वैसे पदार्थ जिनके रासायनिक गुण समान एवं भौतिक गुण भिन्न होते हैं अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के 2 अपरूप है, हीरा और ग्रेफाइट। हीरा का आपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः, मतलब आपेक्षिक घनत्व 3.52 और अपवर्तनांक होता है 2.417 होता है। हीरा का आकार होता है चतुष्कोणीय, मतलब ठीक ये 4 कोण का होता है। 1 कैरेट हीरा बराबर होता है 200 मिलीग्राम के। हीरा का उपयोग होता है कांच काटने में। ग्रेफाइट होती है विद्युत का सुचालक। ग्रेफाइट की रचना होती है षटफलकीय। हीरा क्या होता है? 4 फलकीय और ये क्या होता है? षटफलकीय, षटकोणीय। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है स्नेहक के रूप में। काला शीशा यानी ब्लैक मिरर कहलाता है ग्रेफाइट। पेंसिल का लेड बना होता है ग्रेफाइट का। संसार के सभी जैव पदार्थ बने होते हैं कार्बनिक यौगिक के, क्योंकि सब में कार्बन होता है। सभी कार्बनिक यौगिक का प्रमुख अवयव होता है कार्बन। खनिज एवं अयस्क। खनिज एवं अयस्क मतलब मिनरल एंड ओर्स। पृथ्वी तल के नीचे पाए जाने वाले प्राकृतिक पदार्थ तत्व या यौगिक कहलाते हैं खनिज। पदार्थ तत्व या यौगिक कहलाते हैं खनिज। वे खनिज जिनसे धातुओं को आसानी से प्राप्त किया जाता है कहलाते हैं अयस्क। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि कहलाता है गैंग। खनिजों एवं अयस्कों में धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है धातु कर्म। धातु कर्म को जो है अयस्कों से धातु निकाला जाता है। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण मतलब बॉक्साइट से, इसका मतलब बॉक्साइट क्या है? तो इसका अयस्क है, इसी से एल्यूमिनियम निकाला जाता है। तांबा का निष्कर्षण कॉपर पायराइट से किया जाता है। लोहा के अयस्क है हेमाटाइट Fe2O3 और क्या है? मैग्नेटाइट Fe3O3 और सीडेराइट FeCO3। ये तीनों याद रखना बहुत जरूरी है, कोई भी पूछ देता है। लोहा का निष्कर्षण होता है हेमेटाइट से। जस्ता का जिंक प्राप्त होता है कैलामाइन से। सीने बार अयस्क है पारा का। ये क्वेश्चन पूछता है सीने बार किसका अयस्क है? तो पारा का। कैल्शियम पोटेशियम कैडमियम अयस्क है क्रमशः डोलामाइट का, नाइटर का तथा ग्रेनाइट का। मोनाजाइट अयस्क है थोरियम का। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हॉर्न सिल्वर कहलाता है सिल्वर क्लोराइड। चांदी का निष्कर्षण होता है
अर्जेंटाइट का। यूरेनियम का निष्कर्षण होता है पिच ब्लेंड से। यूरेनियम की खोज क्लाप्रोथ ने 1789 में किया था। पृथ्वी पर पाया जाने वाला यूरेनियम है U-238। यूरेनियम का उपयोग होता है परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में। क्वार्ज रूप है सिलिकॉन ऑक्साइड। क्वार्ज रूप है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 का। क्वार्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। उपधातु एवं मिश्र धातु क्या होते हैं? वे तत्व जिनमें धातुओं और अधातुओं के गुण पाए जाते हैं कहलाते हैं उपधातु। उपधातु के उदाहरण हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, विस्मथ, सिलिकॉन। पीतल मिश्र धातु है तांबा एवं जस्ता का। ये पूछता है कि पीतल किस किस धातु का मिश्र धातु है। शोल्डर किस चीज का बना होता है? तो सीसा, टीन का। कांसा मिश्र धातु है तांबा व टीन का। तो जब हम कांस्य युगीन सभ्यता पढ़ते हैं तो उस समय टीन और तांबा था, ठीक, मिक्स करके कांसा बनता था। जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है तांबा का, निकल का और टीन का। जर्मन सिल्वर तांबा, निकल और टीन का। गन मेटल, ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तांबा, जस्ता, टीन, सब टी से याद रखिएगा। तांबा, सॉरी जस्ता नहीं है, तांबा, टीन और जस्ता गन मेटल में। बेल मेटल मिश्र धातु है, मतलब जो मंदिर में जो घंटी होता है ना, उसमें तांबा और टीन का मिक्सचर होता है। डच मेटल मिश्र धातु है तांबा और जस्ता का। गन पाउडर या बारूद किसका मिश्रण है? एक होता है गन मेटल, मतलब कि द मेटल फ्रॉम विच गन इज मेड, कि किस लोहे का बना हुआ होता है। तो वो आपको होता है जस्ता, टीन और तांबा। लेकिन गन में डाला जाने वाला पाउडर किस चीज का बना होता है? तो ये होता है सल्फर, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट इत्यादि से बना होता है। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है लोहा और क्रोमियम। मैग्नीज, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु होता है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज, कार्बन एवं निकेल का। ठीक। अमलगम मिश्र धातु होता है पारा एवं अन्य धातुओं का। पारा किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनाता है? तो आयरन, लोहा के साथ। ठीक। पारा को रखा जाता है लोहे के पात्र में क्योंकि उसके साथ वो रिएक्शन नहीं करता है। स्टील एवं लोहा, स्टील मिश्र धातु है लोहा और कार्बन का, जैसा कि हम पहले ही बताएं। स्टील को कठोरता प्रदान करने में उसकी कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। स्टील या इस्पात में कार्बन का प्रतिशत 0.1 से 1.5% तक होता है। ठीक। स्टील का निर्माण होता है वेसेमर विधि के द्वारा, सीमेंस विधि एवं विद्युत विधि द्वारा। जंग रहित लोहा या स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण धातु है क्रोमियम। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन एवं नमी की आवश्यकता होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत। याद रखिएगा, इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं और VVI चीज है ये, इसको जरूर याद रखिएगा। लोहे में जंग लगना है रासायनिक परिवर्तन। लोहे पर जंग लगने से कौन सा पदार्थ बनता है? फेरिक एवं फेरस ऑक्साइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है पिटवा लोहा में, इसीलिए सबसे शुद्ध रूप है लोहा का। सबसे निम्न कोटि का लोहा ढलवा लोहा होता है। कार्बन की मात्रा अधिकतम होती है ढलवा लोहा में। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें मिलाए जाते हैं निकेल धातु को। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण, यहां से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है, का प्रयोग किया जाता है तो निकेल का। अब की यही पूछेगा। ठीक। विलियम एवं विलयता, दो या दो से अधिक पदार्थों का सामंगी मिश्रण कहलाता है विलयन। विलयन में जो पदार्थ अपेक्षाकृत अधिक मात्रा में होता है कहलाता है विलायक। ठीक। ठोस में ठोस का विलयन मिश्र धातु जैसे कि मिट्टी। गैस में गैस का मिश्रण वायु। द्रव में ठोस का विलयन समुद्री जल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको ऐसे मत लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द्रव में द्रव का विलयन है जल में अल्कोहल। गैस में द्रव का विलयन है कोहरा बादल। गैस में ठोस का विलयन है धुआं वायु। द्रव में गैस का विलयन है सोडा वाटर। इसलिए कह रहे हैं कि यहां से क्वेश्चन
पूछ दिया है बीपीएससी, पूछता है और बहुत कंफ्यूजन में रहता है लोग। ठीक है, ठीक। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ जाती है। ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ने से बढ़ जाती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ने से घट जाती है। दाब बढ़ने पर द्रव में गैस की विलेयता बढ़ती है। निलंबन एवं कोलायड, जब मिश्र किए गए पदार्थों के कणों का आकार आंखों से दिखाई दे तो वह कहलाता है निलंबन कण। समांगी एवं विसमांगी मिश्रण के बीच के गुण वाला मिश्रण के विलयन जिसके कणों के नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है कहलाता है कोलाइडी विलयन। ठीक, समांगी एवं विसमांगी, देखिए दोनों इसमें समांगी एवं विसमांगी मिश्रणों के बीच के गुण वाला मिश्रण, इन दोनों के बीच के गुण वाला मिश्रण का विलयन जो होता है जिसके कोणों को नग्न आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं वो कोलाइडी विलयन कहलाता है। ठीक, मटमैला जल, गेंद, स्याही, दूध, रक्त उदाहरण है कोलाइडी विलयन का। सॉरी, गोंद है, गेंद नहीं है, गोंद, ये सब जो है कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। निलंबन कणों का आकार 10 के पावर -2 से 10 के पावर -4 सेंटीमीटर होता है। कोलाइडी कणों का आकार होता है 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 सेंटीमीटर के बीच। अच्छा, पायस कोलाइड होता है द्रव में द्रव का। ठीक, दूध कोल्ड ड्रिंक होता है पायस, इमल्सन इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। एक तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था डोबरेनर ने। तत्वों के वर्गीकरण के संबंधित त्रिक नियम का प्रतिपादन डोबरेनर ने किया था। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम को प्रतिपादित किया था न्यूलैंड्स ने। आवर्त सारणी के रूप में सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण किसने किया था? तो मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का खोज किया था। मेंडलीफ ने 1869 में आवर्त सारणी आवर्त नियम दिया था। कौन? मेंडलीफ ने। यह क्वेश्चन पूछता है। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को प्रस्तुत किया था मोजले ने। भी चीज है ये। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था परमाणु द्रव्यमान। ठीक है, मेंडलीफ जो है परमाणु द्रव्यमान के आधार पर अपना मॉडल पेश किया था। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या होता है। आवर्त सारणी के उदग्र तथा क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं क्रमशः वर्ग, ग्रुप तथा आवर्त। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की संख्या क्रमशः 9 तथा 7 थी। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या 18 तथा 7 है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। आवर्त सारणी में कुल तत्वों की संख्या 118 है। आवर्त सारणी में धातुओं की संख्या 91 है। आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या आवर्त सारणी में अधातुओं की संख्या 27 है। आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या 11 है। ठीक, आवर्त सारणी में सर्वाधिक गैस वाला वर्ग है 0 वर्ग या 18 वर्ग। ठीक है, उत्कृष्ट गैसों को आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? तो 18वां वर्ग में। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। ठीक, आवर्त सारणी में अधातुओं को किस ओर स्थान दिया गया है? तो दाहिनी ओर। आवर्त सारणी को कितने ब्लॉकों में बांटा गया है? तो 4, sp-df। अक्रिय गैस हीलियम किस ब्लॉक का सदस्य है? एस ब्लॉक का। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैस किस ब्लॉक के सदस्य हैं? पी ब्लॉक। किस वर्ग के तत्वों को मुद्रा धातु कहते हैं? वर्ग बी। किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है? तो वर्ग 7। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है क्लोरीन की। ठीक, प्रत्येक आवर्त का पहला सदस्य होता है एक क्षार धातु। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी के में तीसरे और चौथे समूह का सामान्य गुणधर्म क्या है? तो क्षारीय और अम्लीय। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी के 17वें वर्ग समूह को क्या कहा जाता है? तो हैलोजन। गैसीय अवस्था में पाए जाने वाले हैलोजन से क्लोरीन, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। ठोस अवस्था में पाया जाने वाला हैलोजन है आयोडीन।
सबसे हल्का हैलोजन है फ्लोरीन, सबसे हल्का हाइड्रोजन है फ्लोरीन। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मकता होता है फ्लोरीन में। अक्रिय या नोबल गैस से संबंधित है। आवर्त सारणी के समूह 18 में रखे गए तत्वों को कहा जाता है अक्रिय गैस। अक्रिय गैस का अन्य नाम है उत्कृष्ट या नोबल गैस। निष्क्रिय गैसों का गलनांक होता है सबसे कम। ठीक, अक्रिय गैसों की खोज रैले और रैमजे ने किया। अक्रिय गैसों की कुल संख्या 6 है। 6 अक्रिय या नोबल गैस कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ठीक, हीलियम की खोज फ्रैंकलैंड व लेकियर ने किया। सबसे निम्न गलनांक वाला तत्व है हीलियम। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। हीलियम को छोड़कर सभी अक्रिय गैसों के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। सबसे हल्की अक्रिय गैस है हीलियम। अक्रिय गैसों की संयोजकता होती है 0। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस है आर्गन। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? रेडॉन। रेडियोधर्मी अक्रिय गैस है रेडॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है जेनॉन। हाइड्रोजन एवं भारी जल भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन है। जैसे कि आज हम लोग बात कर रहे हैं किस चीज का? बहुत इंपॉर्टेंट ग्रीन एनर्जी का हम लोग बात कर रहे हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन जो है GH2 से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ठीक, तो इसको हम लोग यहां से जो कैसे ग्रीन हाइड्रोजन उत्पन्न होता है, भारत ने इसके ऊपर क्या क्या कदम उठाए हैं, यहां से आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या होता है 1। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला है तत्व है क्या है? हाइड्रोजन। दूसरा है हीलियम। सर्वाधिक हल्की गैस हाइड्रोजन होती है। पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने का काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या है 3। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या होती है 2। आई एम सॉरी, क्योंकि फोटो खींचने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है वीडियो बनाने में। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O कहलाता है भारी जल। भारी जल की खोज किसने की थी? तो HC यूरे और वासबर्न ने 1932 में किया था। भारी जल D2O जमता है 3.8 डिग्री सेल्सियस पर। भारी जल प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन के मंदक ट्रेसर के रूप में। भारी जल D2O का अणुभार होता है 20। जल एवं उसके प्रकार H2O एक क्या है? एक यौगिक है। जल बना है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन परमाणु से H2O से। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का भार का अनुपात होता है 1:8। जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात होता है 2:1। सर्वाधिक विलायक कहलाता है जल। शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का द्रवणांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। जल 2 प्रकार का होता है, कठोर एवं मृदु। साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है कठोर जल। साबुन के साथ झाग उत्पन्न करता है मृदु जल। जल की अस्थायी कठोरता का कारण है उसमें कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के कार्बोनेट का घुला होना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर हो जाती है जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर उबालने से। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है पोटेशियम क्लोराइड। यहां से क्वेश्चन पूछता है, आप लोगों को याद रखने की जरूरत है दोस्तों। प्रमुख गैसें एवं उनकी प्रकृति। ठीक, इंपोर्टेंट गैसेस एंड देयर नेचर। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट, जिसका सूत्र क्या है? CH3NCO। बीपीएससी सूत्र बहुत पूछता है। भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 3 दिसंबर 1984 को यूनियन
कार्बाइड कंपनी में। भोपाल गैस त्रासदी का जिम्मेदार किसे माना गया? तो यही है CH3NCO। मतलब अगर व्यक्ति में पूछा जाएगा तो वारेन एंडरसन को। ठीक। अश्रु गैस कहलाता है क्लोरो एसिटोफिनॉन को। अश्रु गैस में प्रयोग किए जाते हैं अमोनिया का। अश्रु गैस का प्रयोग किया जाता है अनियंत्रित भीड़ को तितर बितर करने के लिए। हंसाने वाली गैस कहलाती है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। हाथ से लाफिंग गैस की खोज प्रिस्टले ने किया। गुब्बारा में भरी जाती है हीलियम गैस। कैल्शियम कार्बाइड का जल की प्रतिक्रिया द्वारा उत्पन्न होने वाली गैस है एसिटिलीन। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन या एसिटिलीन गैस का। ठीक। बिल्डिंग में प्रयुक्त गैस है एसिटिलीन एवं ऑक्सीजन। चूल्हे के पानी को दूधिया कर देता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। CO2 गैस का प्राकृतिक क्या होता है? तो अम्लीय होता है। सोडा वाटर के बोतल खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स। सो वायुयान के टायरों में भरने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन या हीलियम गैस का। कृत्रिम सांस के लिए किन गैसों का मिश्रण दिया जाता है? जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो नाक में ऐसे ऐसे करके लगाया रहता है। ठीक। उसमें जो है ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिक्सचर होता है। सो ये प्रैक्टिकल चीज है जो हम आमतौर पर देखते हैं। इस चीज को याद रखना जरूरी है। गोताखोर सांस लेने के लिए प्रयोग करता है ऑक्सीजन और हीलियम गैस के मिश्रण का। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त होता है हाइड्रोजन। फूलों का रंग उड़ा देती है क्लोरीन गैस। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस होती है कार्बन मोनोऑक्साइड CO। गैस का प्रकृति क्या होती है? उदासीन। अग्निशमक यंत्रों में प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड कहलाता है शुष्क बर्फ। गर्म करने पर सीधे गैस में ही परिवर्तित हो जाता है शुष्क बर्फ। सोडा वाटर बनाने में प्रयुक्त होता है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। क्षार का स्वाद होता है कड़वा। पाया जाता है 1 minute, I did some mistake here. Just a minute. Yes, thank you for waiting. अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के स्वरूप बनने वाला पदार्थ कहलाता है लवण। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। क्षार का pH मान होता है 7 से अधिक। नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। सिरका में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल होता है। चींटी बिच्छू के डंक में होता है फॉर्मिक अम्ल। नींबू संतरा में पाया जाता है साइट्रिक अम्ल। फिटकरी व सोरा में होता है नाइट्रिक अम्ल। दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। सेब में पाया जाता है माइलिक अम्ल। मक्खन में पाया जाता है ब्यूट्रिक अम्ल। इमली अंगूर में होता है टार्टेरिक अम्ल। खट्टे फलों में पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल। आंवला मुख्य स्रोत है एस्कॉर्बिक एसिड का। रसायन उद्योग में तेजाब के रूप में जाना जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल। इसी को हम लोग तेजाब कहते हैं। अम्लों का राजा कहलाता है सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। फोटोग्राफी कपड़े पर से जंग दाग तथा स्याही के धब्बे को हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल का। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है? तो लैक्टिक अम्ल का। बेकिंग पाउडर में निर्माण के लिए अम्ल का प्रयोग होता है टार्टेरिक अम्ल का। अम्ल में कौन से तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से होता है? हाइड्रोजन का। अम्लराज एक्वारेजिया मिश्रण है किस चीज का? हाइड्रोक्लोरिक तथा नाइट्रिक अम्ल का। अम्लराज सूत्र होता है HNO3 का। फलों को संरक्षित करने तथा रबड़ के स्पंदन में प्रयुक्त होता है फॉर्मिक अम्ल। खाद्य पदार्थों के संरक्षण तथा तंबाकू शोधन में प्रयुक्त होता है बेंजोइक अम्ल। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे कहते हैं अम्लीय वर्षा। कब? जब 5.6 से कम हो जाता है।
अम्ल वर्षा मिश्रण है सल्फर डाइऑक्साइड का यानी कि SO2 तथा नाइट्रोजन ऑक्साइड का NO2 का। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड NaCl। ये पूछता है भैया, याद कर लीजिएगा। समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है सोडियम क्लोराइड। ठीक, डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो सोडियम क्लोराइड। आप देखिएगा जो ORS होता है ना, ORS ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट्स जो होता है, तो आप उसके डब्बा पे देखिएगा ना तो सोडियम क्लोराइड NaCl उस पे लिखा रहता है। ठीक, तो NaCl हम लोग के शरीर में जाता है जब हम लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उसको पीते हैं। अग्निशामक यंत्र में किस गैस का उपयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। विलयनक का pH मान देखना है। किस विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करता है? किसी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता को व्यक्त करता है pH मान। pH मान का निर्धारण किया था सोरेनसन ने, याद रखिएगा, ये पूछ देता है। उदासीन विलयन का pH मान होता है 7, अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम, क्षारीय विलयन का pH मान होता है 7 से अधिक। PBI रक्त का pH मान 7.4, ये पूछ चुका है। समुद्री जल का pH मान 8.4, ये भी पूछ चुका है। अशुद्ध जल यानी शुद्ध जल का pH मान तो 3-4 बार पूछा है। शुद्ध जल का pH मान दूध का pH मान 6.4 होता है। मूत्र का pH मान होता है 6, नींबू का pH मान होता है 2.2, कॉफी का pH मान होता है 5.5, अंडा का pH मान होता है 7.7, सिरका का pH मान होता है 2.4, शराब का pH मान होता है 2.8। कार्बन हाइड्रोकार्बन क्या होता है? कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्केन। एल्केन एल्कीन एल्काइन से क्वेश्चन बहुत पूछता है दोस्तों। ठीक, एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्कीन। एल्कीन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n। एक या त्रि-आबंध वाले असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है एल्काइन। एल्काइन का सूत्र होता है, जो हमारा एल्काइन होता है उसका CnH2n-2। ठीक, हाइड्रोकार्बन का प्राकृतिक स्रोत है पेट्रोलियम या कच्चा तेल। कच्चा पेट्रोलियम को शुद्ध किया जाता है प्रभाजी आसवन के द्वारा, जो कि हम लोग शुरू में ही पढ़े। पेट्रोल के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं प्रभाजी आसवन विधि द्वारा। ठीक, वैसलीन निकाला जाता है पेट्रोलियम से। द्रव सोना कहलाता है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है ऑक्टेन संख्या से। ठीक, ऑक्टेन नंबर से पेट्रोलियम की गुणवत्ता ज्ञात की जाती है। पेट्रोल मिश्रण है किस चीज का? हाइड्रोकार्बन का। गैसोलीन या पेट्रोल प्राप्त किया जाता है कच्चा पेट्रोलियम से प्रभाजी आसवन द्वारा। डीजल की गुणवत्ता प्रदर्शित की जाती है सीटेन संख्या से। सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक है टेट्राएथिलेट सबसे अच्छा अपस्फोटरोधी यौगिक है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए इसमें टेट्राएथिलेट मिलाया जाता है, मतलब टेल मिलाया जाता है। इसको मिलाने से जो है ना, मतलब उसमें विस्फोट कम होता है, आग लगने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। गैसोहॉल मिश्रण होता है गैसोलीन एवं एथेनॉल का। जब एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर कोई अधिक अणुभार वाला बड़ा अणु बनते हैं तो बहुलीकरण कहा जाता है। मतलब बहुत होता है, बड़ा होता है तो बहुलीकरण हो गया। प्लास्टिक क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। पूछता है, प्लास्टिक बैन हुआ है तो ये सब चीज इंपॉर्टेंट होता है। प्लास्टिक से उत्पन्न गैस जो क्या है? पॉलीएथिलीन। ये भी चीज है। प्लास्टिक जब लोग जलाता है तो बहुत खराब दुर्गंध देता है। तो बुलेट प्रूफ जैकेट बनता है पॉलीएमाइड का। ठीक, रेन कोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से। पॉलीथीन बनता है एथिलीन से। कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है इथाइल एसीटेट का। हम लोग पहले भी पढ़े हैं। ठीक है दोस्तों, प्राकृतिक गैस एवं ईंधन। प्राकृतिक गैस का मुख्य संघटक है मीथेन, एथेन, प्रोपेन,
ब्यूटेन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेचुरल गैस बोलते हैं ना, वही। प्राकृतिक गैस में सर्वाधिक होती है मीथेन, मार्स गैस कहलाता है मीथेन, कोयले की खानों से निकलती है मीथेन गैस, ईंधनों में स्वच्छतम ईंधन है प्राकृतिक गैस, रॉकेट में प्रयुक्त ईंधन कहलाता है प्रणोदक, रॉकेट में ईंधन यानी नोदक के रूप में प्रयोग किया जाता है द्रव हाइड्रोजन एवं द्रव नाइट्रोजन, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है, बीबीआई क्वेश्चन है ये, प्रोड्यूसर गैस मिश्रण है नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड व कार्बन डाइऑक्साइड का। ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछा है दोस्तों, बीपीएससी पूछा है और बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन को गलत किए हैं, तो इस बार ये भी पूछ सकता है। भाप अंगार गैस या जल गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। गोबर गैस संयंत्र से निकलती है मीथेन गैस। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीबी देसाई ने किया था। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है। बायोगैस संयंत्र में होता है किण्वन प्रक्रिया। घरों में प्रयुक्त होने वाला द्रवित प्राकृतिक गैस कहलाती है एलपीजी। एलपीजी मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। एलपीजी का मुख्य घटक होता है ब्यूटेन, ठीक है। सिगरेट लाइटर में प्रयुक्त होती है ब्यूटेन गैस। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है और आज के नवयुवक तो बहुत सिगरेट पीते हैं, तो इसको तो उन लोगों को पता ही होगा। एलपीजी से होने वाले बड़ी दुर्घटना से बचने के लिए उसमें गंध हेतु मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकप्टेन, ठीक। कोयला 4 प्रकार के होते हैं, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट तथा पीट। तो इसमें जो होता है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग जो कोयला होता है वो एंथ्रेसाइट होता है। इसको याद कीजिएगा ऐसे ABL, ठीक। ABL मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग एंथ्रेसाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट और पीट होता है लास्ट में, जो कि 50% से इसमें कम पाया जाता है, ठीक। सर्वोत्तम या उत्तम कोयला होता है एंथ्रेसाइट। निम्न कोटि का कोयला होता है पीट। मुलायम कोयला होता है बिटुमिनस और भूरा कोयला होता है लिग्नाइट। तो याद रखिएगा, लिग्नाइट को भूरा कोयला और मुलायम कोयला बिटुमिनस को बोला जाता है। उसमें मान सर्वाधिक होता है हाइड्रोजन का, ठीक। हाइड्रोजन बार बार आ रहा है, ठीक। हाइड्रोजन ट्रेन चल रहा है, हाइड्रोजन गाड़ियां बनने वाली है, सब चल रहा है हाइड्रोजन एनर्जी। तो हाइड्रोजन आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक ईंधन का उष्मीय मान व्यक्त किया जाता है किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजी पर केजी, केजे पर केजी, ठीक। केजे पर केजी। एक किलोग्राम किलो जूल प्रति किलोग्राम, ठीक। तो किलो जूल प्रति किलोग्राम सिंपल है, ठीक। प्राकृतिक रबर एवं रेसे, ठीक। यहां से क्वेश्चन पूछा है, प्राकृतिक रबर बहुलक होता है आइसोप्रीन का, बीपीएससी पूछ चुका है, जिसका फॉर्मूला होता है C5H8। प्राकृतिक रबर को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन मिलाया जाता है। कार्बन मिलाया जाता था लोहा में भी, स्टील को मजबूत करने के लिए। रबर को सल्फर से गर्म कर उसकी गुणवत्ता बढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है क्या, वल्कनीकरण। रबर आसानी से घुल जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक। पीवीसी किसके बहुलीकरण द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो विनाइल क्लोराइड के द्वारा। नायलॉन का आविष्कार किसने किया था, डॉक्टर वायलेस एच पैराथर्स ने 1935 में। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा है नायलॉन। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन, ठीक। रेयॉन निर्माण होता है सेलुलोज से। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है सेलुलोज। सेलुलोज होता है प्राकृतिक बहुलक। कागज बनता है शुद्ध सेलुलोज से। कांच एवं उसके उपयोग। कांच या शीशा होता है अति शीतित द्रव, मतलब ये द्रव को खूब ठंडा कर दिया जाता है। कांच के निर्माण में प्रयुक्त होता है बालू, सोडा, चूना पत्थर। कैमरा, दूरबीन के लेंस एवं विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच। बीबीआई क्वेश्चन है कांच का प्रकार से। प्रयोगशाला के उपकरण में बनाने में प्रयोग होता है पायरेक्स कांच, ठीक। धूप चश्मों का लेंस बनाने में प्रयोग होता है क्रूक्स कांच। ये सब बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, इसको एकदम रट लीजिए।
चश्मे का लेंस बनाने में प्रयोग होता है क्राउन कांच। ठीक, मानव निर्मित पदार्थ सीमेंट होता है कैल्शियम सिलिकेट एवं एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण। रोज जो घर में काम आता है, हम लोग देखते हैं घर बनता है तो उसमें सीमेंट किस चीज का बनता है हम लोगों को पता ही नहीं है। कैल्शियम सिलिकेट एवं एल्यूमिनियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। सीमेंट की खोज की थी, किसने की थी भैया? जोसेफ स्पीडन ने, जोसेफ स्पीडन ने किया था। ठीक, पोर्टलैंड सीमेंट की खोज किया था जोसेफ स्पीडन ने 1824 में। ठीक, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक होता है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक होता है चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना। साबुन होता है उच्च वसीय अम्लीय लवण। ठीक, साबुन बनाने की प्रक्रिया ठीक सैपोनिफिकेशन कहलाता है। ठीक, सैपोनिफिकेशन, याद रखिएगा साबुनिफिकेशन, इसी से कहिएगा सैपोनिफिकेशन, साबुनिफिकेशन, सैपोनिफिकेशन। साबुन बनाने में किसका प्रयोग होता है? वनस्पति तेल, वसा या कास्टिक पोटाश का। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ है यूरिया। ठीक, यूरिया का संश्लेषण किया था कौन? व्हीलर ने। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% होता है। ठीक, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है एमाइड के रूप में। ठीक, यूरिया का रासायनिक सूत्र है NH2COONH2। भी एक क्वेश्चन है दोस्तों, NH2COONH2। यूरिया अधिकतम पाया जाता है, लिख दे रहे हैं तो लिखा हुआ ही मिटक जा रहा है। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट, चलिए कोई बात नहीं। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के ही कारण। यूरिया का अधिकतम पाया जाता है मूत्र में। ठीक, रासायनिक नाम एवं सूत्र। चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन का रासायनिक नाम क्या होता है? CaCO3। दंत मंजन पेस्ट का पाउडर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मोती बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट से। संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। बिना बुझा चूना या कली चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड CaO होता है। बुझा हुआ चूना या रासायनिक, देखिए ये क्वेश्चन पूछ चुका है, समझे? बिना बुझा चूना, कली चूना, रासायनिक नाम है क्या? कैल्शियम ऑक्साइड। बुझा हुआ चूना का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2। रासायनिक दृष्टि से चूना का पानी होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। शुष्क या बुझे हुए चूने के ऊपर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने में प्राप्त होता है विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। ठीक, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। ठीक है, एक मिनट, पता नहीं क्यों थोड़ा सा फाइल जो है, ये लास्ट पेज है, बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है तो थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है। अंतिम पेज था ये और इसी में आके हम लोग अटक गए। तो दोस्तों थोड़ा सा बचा हुआ है। You too can do it from by yourself। तो एक पेज का थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक, एंड थैंक यू सो मच। ठीक, क्योंकि अगर थैंक यू कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग देख रहे होंगे। ठीक है, और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लगता है अच्छा है। देखिए थोड़ा सा अभी साउंड में क्या चल रहा है, साउंड में तब हमारा इश्यू चल रहा है, उसको फिक्स करने वाले हैं। ठीक, देन आफ्टर ऑल विल बी फाइन। और देखिए यहाँ पे ओपन भी हो गया बट नॉट पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ। चलिए रखते हैं हम, साइनिंग ऑफ, बाय।